चलिए आगे सुनते हैं। यह तो अपने को ठिकाने लगा गया, पर अब क्या करें, क्या करें, क्या करें। फिर मन ने बोला, देखो सेठ, हम तो हैं ठग। हमने कभी ऐसा काम किया नहीं। हम उसे ठगने को लाए थे, पर वह हमको और तुमको चूना लगा गया। सेठ फिर जोश में बोला, मुझे क्यों चूना लगा? मैंने तो 20,000 मोहरें दी, तुम्हें खरीदा। अब तुम काम करो या फिर 20,000 मोहरें देकर चले जाओ। मन और मोहन सेठ को समझाने लगे। इधर होशियार कस्बे के दूसरे छोर पर निकल आया था। पगडंडी पर एक औरत और उसकी जवान लड़की कहीं जा रही थी। औरत और उसकी लड़की ने घोड़े की टाप की आवाज सुनी तो सोचकर रुक गईं कि घुड़सवार निकल जाए, फिर चलते हैं। वह पलटकर घुड़सवार को देखने लगी। घुड़सवार होशियार की नजर औरत की जवान लड़की पर पड़ी। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत, एकदम मोहित कर देने वाली थी। उसे लगा, अगर कोई उसकी पत्नी बनने के लायक है तो बस यही एक लड़की है। वह जैसे ही लड़के के करीब आया, उसने लड़के की पतली कमर में हाथ डाला, उठाकर घोड़े पर अपने आगे बिठा लिया। औरत हतप्रभ क्या करे। वह कस्बे से ज्यादा दूर नहीं थी, पर आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। किसे आवाज दे। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे दौड़ो रे, बचाओ रे, घुड़सवार मेरी लड़की को हरण करके ले जा रहा है। होशियार ने कहा, देख माई, मेरा नाम जमाई है। कोई पूछे तो कहना छोरी को जवाई ले गया है। औरत को लगा कि मूर्ख ने अपना नाम भी बता दिया है। अब लोग ढूंढ ही निकालेंगे, किसी आसपास गांव का ही होगा। औरत फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी लड़की को जवाई ले गया, बचाओ, छोरी को जवाई ले गया। होशियार ने घोड़े को जोर की एड़ मारी। घोड़ा था तो हवा हो गया। लड़की ने घोड़े पर बैठे बैठे ही गर्दन घुमाकर घुड़सवार की तरफ देखा। उसे वह लगा भी देखने लायक। क्या गजब तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। लड़की की तरह ही गोरा रंग, होठों पर पतली पतली मूंछ की रेखा, गले में झूलते तमाम जेवर, कमर में मोहरों की थैली बंधी और पूरा बदन जैसे तराशा हुआ। लड़की ने मन ही मन सोचा, कैसी अक्लमंदी से मेरा हरण किया, कैसे मेरी मां को बुद्धू बनाया कि लड़की को जवाई ले गया। इससे अच्छा वर और कहां मिलेगा। लड़की घोड़े पर आराम से बैठ गई। उसने मान लिया था कि अब यही उसका पति है। घोड़ा दौड़ता हुआ कस्बे से दूर जा रहा था। पीछे लगातार औरत के चिल्लाने से भीड़ जमा हो गई। औरत लोगों से कहने लगी, उधर आम के पेड़ों की तरफ जवाई गया है, घोड़े पर मेरी लड़की को बैठा कर ले गया है। एक आदमी बोला, कैसी बात करती है बुढ़िया, बुढ़ापे में अकल भी घास चरने चली गई है क्या? अरे लड़की को जवाई ले गया तो इतना चिल्ला पुकार करने की क्या जरूरत है? यूं ही पूरा गांव इकट्ठा कर लिया। औरत ने दूसरे आदमी की बांह पकड़कर कहा, अरे भाई, ये समझ नहीं रहा, जवाई मेरी छोरी को जबरन उठाकर ले गया है। मेरी छोरी जवान है, खूबसूरत है। उसके साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं तो किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। उसे जल्दी पकड़ो, कुछ करो। वह आदमी भी बुढ़िया से अपनी बाह चुढ़ाता हुआ बोला, यह बुढ़िया इंसान है कि क्या है? जवान छोरी को घर पर बैठा के रखेगी तो जवाई कब तक नहीं ले जाएगा? वो तो ले ही जाएगा, उसका हक है। उसने तो अच्छा किया। और बुढ़िया को डपटता हुआ बोला, जवान लड़की को कोई घर पर बैठा के रखता है क्या? औरत चिल्लाकर लोगों को समझाने की कोशिश करती रही कि वह जवाई उसका जवाई नहीं, उसने अपनी छोरी का ब्याह उससे नहीं किया है।
वह बस एक घुड़सवार है जिसका नाम जवाई है और जो उसकी छोरी का हरण करके ले गया है। लोगों को बुढ़िया की पीड़ा और बात तो समझ में आई, पर अब तक बहुत देर हो गई थी। होशियार कई कोस आगे चला गया था। तभी होशियार की नजर एक घने पेड़ पर पड़ी और उसने देखा पेड़ की छांव में एक आदमी बैठा है। पेड़ से कुछ दूर धूप में कपड़े सुखा रहा है। होशियार भी घोड़े को छांव में ले गया। उसने पहले अपनी पत्नी सुगंधी को उतारा, फिर वह उतरा, छांव में बैठे आदमी से राम राम की और पूछा, यहां कहीं नदी है? आदमी एक तरफ इशारे से दिखाता बोला, उधर है, और अपने बारे में बताया, मैं राजा का धोबी हूं, वहीं पर कपड़े धोकर लाया हूं। सुगंधी धीमे स्वर में होशियार से बोली, तभी तो मैं सोच रही थी कि यह इतने महंगे और सुंदर कपड़े लत्ते किसके सूख रहे हैं। लगता है राजा रानी और राजकुमारी के हैं। होशियार ने सुगंधी को गमछा दिया और कहा, इसे बिछा लो। सुगंधी ने गमछा बिछाया। तब तक होशियार ने अपनी पीठ पर से झोला निकाला। झोले में से कई तरह की मिठाइयां निकाली, सुगंधी को दी, थोड़ी धोबी को दी और कुछ अपने घोड़े को खिलाने लगा। धोबी को मिठाइयां बहुत स्वादिष्ट लगीं, पर उसे मन ही मन यह अच्छा नहीं लग रहा था कि घुड़सवार घोड़े को भी मिठाई खिला रहा है। धोबी ने मिठाई खाते हुए बोला, मुसाफिर भैया, मिठाई तो बड़ी स्वादिष्ट है, कहाँ से खरीदी? होशियार भी मिठाई खा रहा था। उसने अभी अभी एक बड़ा टुकड़ा मुंह में रखा था। सोचा थोड़ा चबा लूं फिर बोलूं, लेकिन तब तक फिर धोबी ही बोल उठा, मुसाफिर भैया, बुरा मत मानना, पर आप घोड़े को ऐसी मिठाइयां खिला रहे हो जैसे कहीं से फोकट में लाए हो। होशियार अब तक मिठाइयों का एक टुकड़ा खा चुका था। वह मुस्कुराता हुआ बोला, धोबी काका, आपने ठीक पहचाना, फोकट में ही तो लाया हूं। धोबी को आश्चर्य हुआ, इतनी बढ़िया और इतनी तरह की मिठाइयां फोकट में कौन देगा? उसने फिर पूछा, कहां से लाए हो भैया? होशियार ने दूर एक पहाड़ी की तरफ इशारा किया और बोला, उस पहाड़ी के पार एक पेड़ है। उस पेड़ पर तरह तरह की मिठाइयां लगती हैं, वहीं से तोड़ लाया। सोचा रास्ते में काम आती रहेंगी, थोड़ी बहुत बच जाएंगी तो घर पर काम आ जाएंगी। आश्चर्य से धोबी की आंखें फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। मन में लालची कीड़ा कुलबुलाया, लेकिन वह बात को खरी पक्की करने के लिहाज से फिर बोला, क्यों मजाक करते हो भैया? मैं यहां नदी पर बरसों से कपड़े धोने आ रहा हूं। कभी नहीं सुना उधर पहाड़ी के पीछे मिठाई का पेड़ है? होशियार ने उसकी तरफ कुछ दूसरी तरह की मिठाइयां दो तीन टुकड़े बढ़ाते हुए कहा, धोबी काका, मैंने तो सही बात कही, अब आपकी मर्जी, मानो ना मानो। पेड़ पर जितनी डालें हैं उतनी तरह की मिठाइयां हैं। अब धोबी के मन में असंख्य लालची कीड़े एक साथ कुलबुलाए। कीड़े इतने बड़े और इतने ज्यादा हो गए थे कि धोबी खुद पर काबू न रख सका और बोला, मुसाफिर भैया, थोड़ी देर आप यहां सुस्ताओ, तब तक मैं भी एक आध थैली मिठाई तोड़ लाऊं। बच्चे मिठाई पाकर खुश हो जाएंगे। आप जरा देखना, राजा रानी और राजकुमारी के कपड़े सूख रहे हैं, हवा में ना उड़ जाएं, ढोर डंगर गंदे ना कर दें। होशियार ने कहा, धोबी काका, आप तो फिक्र मत करो, मिठाई तोड़ लाओ, हम अभी यहीं सुस्ताएंगे, घोड़े को नदी पर पानी पिलाएंगे, हमें भी प्यास लग रही है, पर आप ज्यादा देर मत करना। धोबी ने झटपट थैली उठाई और बोला, नहीं भैया, देर क्यों करूंगा,
बस यूं समझो कि दौड़ के गया और भाग के आया। धोबी सचमुच में दौड़ता हुआ जा रहा था। थोड़ी देर में धोबी आंख से ओझल हो गया। होशियार और सुगंधी ने वहां सूख रहे सारे कपड़े धोबी के खाली झोले में भरे, घोड़े पर लादे और खुद सवार होकर चलते बने। दूर एक दो गांव छोड़ के एक पेड़ के नीचे रुक गए। पेड़ बरगद का था, उसकी जड़ें नीचे तक झूल रही थी। होशियार ने बरगद की जड़ों को कपड़े पहना दिए। फिर दोनों पेड़ की छांव में बैठकर मिठाई खाते हुए आमोद प्रमोद की बातें करने लगे। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक व्यापारी बैलगाड़ी लेकर उधर से गुजरने लगा। व्यापारी ने पेड़ पर कपड़ों को झूलते देखा, फिर उन दोनों को देखा और फिर सोचा, ये क्या माजरा है। पेड़ पर कीमती वस्त्र टंगे हैं, आदमी औरत छांव में बैठे हैं, बात कर रहे हैं और शायद कुछ खा भी रहे हैं। व्यापारी अपनी बैलगाड़ी को पेड़ के करीब ले गया। होशियार की तरफ गर्दन उचकाकर पूछा, क्या भैया, पेड़ पर कपड़े टांग कर क्यों बैठे हो? होशियार ने गंभीरता से कहा, कपड़े टांगे नहीं हैं, पेड़ पर उगाए हैं और अब बेच रहा हूं। क्या? व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा और फिर मुस्कुराकर बोला, मजाक कर रहे हो? नहीं। मैं क्यों मजाक करने लगा? होशियार ने गंभीरता से कहा। व्यापारी ने थोड़ा और कुरेदना चाहा। अच्छा, तो बताओ जरा पेड़ पर कपड़े कैसे उगते हैं? होशियार ने फिर कहा, क्या है भैया, मेरे एक गुरु थे, बहुत ही पहुंचे हुए थे। उन्होंने मुझे एक गुरु मंत्र सिखाया था। मैं उस मंत्र को रोज सुबह इस पेड़ पर फूंकता हूं। धीरे धीरे कपड़े उगाते हैं। ऐसा मुझे रोज एक बार करना होता है। गुरु ने कहा था कि अगर रोज इस्तेमाल ना करूंगा तो मंत्र अपना असर खो देगा। रोज आम लोगों के कपड़े लत्ते उगते हैं तो सुबह सुबह ही बिक जाते हैं। आज राजा रानी और राजकुमारी के कपड़े उगाए तो अभी तक बिके नहीं। देखो, कोई खरीदार आएगा तो बेचकर चला जाऊंगा। व्यापारी कपड़ों का ही व्यापार करता था। उसने सोचा, अगर ठीक ठाक दाम पर ये कपड़े मिल जाएं तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। उसने अतिरेक विनम्र होकर पूछा, क्यों भाई, इन सभी कपड़ों के क्या दाम लोगे? होशियार ने अपना गणित कमजोर बताते हुए कहा, अब क्या लूंगा साहब, मैं तो ये जानता हूं कि आज के कपड़े अच्छे दाम वाले हैं। देखो तो जरा, वो उधर राजकुमारी की उतरी है और रानी के चुनरे के किनौर पर सोने के तार में मोती झूल रहे हैं। मुझे तो आप पर भरोसा है, आप ही हिसाब किताब से दे दो। व्यापारी मन ही मन बहुत खुश हुआ, पर खुशी को चेहरे पर जाहिर ना होने दिया। भीतर ही भीतर खुद से बोला, शक्ल से लगता नहीं पर है अनपढ़, जो दे देंगे धर लेगा। सारे कपड़े कम से कम 70-80 हजार मोहरों के तो होंगे ही। इसे 50 हजार मोहरे भी दे देता हूं तो अभी एक दिन में 30 हजार मोहरों का फायदा है। व्यापारी बैलगाड़ी से नीचे उतरा, होशियार के करीब गया और बोला, देख भाई, मैं 50 हजार मोहरे दूंगा। तेरी मर्जी हो तो बोल, नहीं तो मैं जाता हूं। होशियार ने कहा, ठीक है सेठ जी, आपने हिसाब लगाया है तो ठीक ही लगाया होगा। मैं तो यह धंधा करते करते उकता ही गया हूं। एक तो हिसाब किताब में कच्चा, ऊपर से रोज अलग अलग तरह के कपड़े उगाते हैं। अब क्या कीमत है उनकी, क्या नहीं। हर आदमी आप जैसा भला तो नहीं होता, कोई कोई तो ठक्कर भी चला जाता है। अब होशियार के साथ रहते रहते सुगंधी भी कुछ गुर सीख गई थी। बोली, अरे सेठ जी, हम तो सोच रहे हैं किसी को यह पेड़ और मंत्र बेच दें।
जिसे पेड़ पर फूंकने से कपड़े उगते हैं। व्यापारी के मन में लालच का समुद्र हिलोरे मारने लगा। उसने कहा, आपने कितना भला सोचा। आपकी मर्जी हो तो मुझे ही बेच दो। मैं तो कपड़ों का ही व्यापारी हूं। मैं आपको उस मंत्र और पेड़ के बदले 50,000 मोहरे अलग से दे सकता हूं। अरे सेठ जी, आपने तो हमारी रोज रोज की बेघत से छुटकारा ही दिला दिया। होशियार आभार मानता हुआ बोला, लाओ, आप तो मोहरे दो और आज से आप ही संभालो। पर हां, एक बात का ध्यान रखना। होशियार बोला, आज मैंने कपड़े उगा लिए हैं। अब आप कल सुबह ही मंत्र का उपयोग करना। सेठ ने एक बड़ी थैली में से गिनकर पूरी 1,00,000 मोहरें निकाली, एक छोटी थैली में डाली और देता हुआ बोला, लो भाई, आप तो मजे से इनके ब्याज से ही अपना गुजर बसर करते रहोगे। रोज रोज यहां आने और कपड़े बिकने तक बैठने का झंझट से मुक्त रहोगे। होशियार ने मोहरों की थैली सुगंधी के हाथ में थमाई, व्यापारी के कान में मंत्र कहा और अपने घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। व्यापारी ने सभी कपड़ों को उतारकर झोले में भरा और पेड़ के नीचे ही रुका रहा। दरअसल उसने सोचा कि अब वापस कौन गांव जाए। थोड़ी देर में रात हो जाएगी। खाना और पानी तो बंधा ही है, बैलों का चारा भी साथ है। खा पी कर यहीं सो जाऊंगा। सवेरे उठकर पेड़ पर मंत्र फूंक कपड़े उगा लूंगा। वे कपड़े बटोर लूंगा और फिर ही गांव जाऊंगा। उसने दरी निकाली और वहीं पेड़ के नीचे बिछाकर आराम करने लगा। होशियार और सुगंधी फिर अपने घोड़े पर सवार हो आगे बढ़ गए। जंगल था। सांझ होने में अभी काफी वक्त था, लेकिन था दोपहर के बाद का ही कोई वक्त। होशियार को पेशाब की तलब लगी। उसने एक जगह घोड़ा रोका, रास्ते से थोड़ा अलग पेशाब करने लगा। जंगल में एक सफेद भालू भूख के मारे बेहाल था। वह कीड़े मकोड़े खा रहा था। अचानक उसका ध्यान पेशाब करते होशियार पर पड़ा। भालू होशियार पर हमला करने को लपका। अब तक होशियार पेशाब कर चुका था। उसने भालू की आवाज तो सुनी। वह अपने घोड़े की तरफ दौड़ा, लेकिन रास्ते के किनारे भालू ने उसे झपट लिया। होशियार भी कोई कम तो पड़ता नहीं था। नौजवान था और अच्छा कसरती बदन था। जब जान पर बन आई तो वह भालू से गुत्थम गुत्था हो गया। सुगंधी एक क्षण को तो यह देख घबराई, लेकिन फिर उसने देखा कि होशियार भालू को अपने पर हावी नहीं होने दे रहा है, तो उसके चेहरे पर खुशी उभर आई। वह भालू और होशियार की कुश्ती का आनंद लेने लगी। होशियार की कमर में 20,000 मोहरें बंधी थी, जो उसने मन और मोहन को बेचकर कमाई थी। कुश्ती में वह ढीली पड़ गई और उससे रह रहकर मोहरें नीचे बिखर रही थी। ना भालू कम पड़ रहा था, ना होशियार कम पड़ रहा था। थोड़ी देर में होशियार भालू की थूथू को जमीन पर रगड़ने में सफल हो जाता। दरअसल उसने भालू की गर्दन को अच्छे से जकड़ लिया था। गर्दन जकड़ने की वजह से भालू का कोई दांत नहीं लग रहा था उसे। उसी वक्त एक व्यापारी घोड़े पर सवार होकर उस रास्ते पर आया। व्यापारी ने देखा आदमी बार बार भालू की थूथ जमीन पर रगड़ता है तो नीचे सोने की मोहरें गिरती हैं। व्यापारी ने होशियार से पूछा, क्या भाई, भालू से क्यों लड़ रहे हो? भालू ने हमला किया हो तो इसे मारने में मदद करूं क्या? होशियार ने कहा, अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो अपने रास्ते जाओ, हम देख लेंगे। होशियार ने अपनी कांख में भालू की गर्दन कसकर पकड़ रखी थी। पसीना पसीना हो रहा था। व्यापारी और होशियार आपस में बात कर रहे थे। तभी सुगंधी भालू और होशियार के आसपास बिखरी सोने की मोहरों को खुशी खुशी बटोरने लगी। व्यापारी के मन में लालची भेड़िया गुर्राने लगा।
वह मन ही मन खुद से बोला, गुरु, हो न हो कोई राज की बात है। अगर भालू हमला करता तो ये आदमी मदद की गुहार अवश्य करता, और इसकी घरवाली भी इतनी खुश नहीं दिखती। और फिर सबसे बड़ा राज तो यह है कि जब भालू की थूत जमीन पर रगड़ता है तो सोने की मोहरें गिरती हैं। व्यापारी आवाज को चाशनी बनाता बोला, अरे भाई, मुझे अपना भाई ही समझो, और बात क्या है मुझे भी बताओ। होशियार ने 2 बार फिर भालू की थूत रगड़ी, कुछ मोहरें और जमीन पर टपकी। अब व्यापारी अपने लालच के आगे नतमस्तक हो गया और लगभग गिड़गिड़ाने वाले स्वर में होशियार से राज पूछने लगा। होशियार ने कहा, अब तुम मान ही नहीं रहे हो, फिर मुझे अपना भाई भी कह रहे हो, तो भाई से क्या छुपाना। व्यापारी के चेहरे पर खुशी उभरी। वह कान खड़े कर होशियार की बात सुनने लगा। होशियार बोलने लगा, ऐसा है भाई कि यह भालू साधारण भालू नहीं है। इसके थोथ को जब जमीन पर रगड़ते हैं तो यह सोने की मोहरें हकता है। मैंने बरसों की मेहनत से इसे ढूंढा है। काफी देर से इसकी थूथ को रगड़ रहा हूं। मोहरें भी खूब जमा हो गई हैं, पर लालच का तो कोई अंत ही नहीं है, इसलिए रगड़े जा रहा हूं और यह भी मोहरे हकता जा रहा है। होशियार जब बात कर रहा था, भालू की गर्दन पर उसकी पकड़ हल्की ढीली पड़ी तो भालू ने छूटने की कोशिश की। तभी होशियार सतर्क हुआ और 1-2 बार फिर उसकी थूत जमीन पर रगड़ दी। फिर मोहरें टपकी। सुगंधी खुशी खुशी मोहरें बीन रही थी। अब व्यापारी ने दाव खेला। बोला, भाई, आप तो मेरे भाई हैं। मैं देख रहा हूं कि भाभी के पास बहुत सारी मोहरें जमा हो गई हैं। क्या कुछ देर मैं भी भालू की थूत रगड़ लूं, या फिर आप मुझे यह भालू बेच दो। होशियार ने कहा, अब कैसे मना करूं। तुमने भाई कहकर मुझे प्रेम की डोर में बांध लिया है, पर भाई, फिर तुम्हें भी मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। व्यापारी विनम्रता से बोला, बोलो भाई, क्या करना है। होशियार ने कहा, यह जितनी मोहरें जमीन पर बिखरी हैं, बीन कर तुम्हारी भाभी को दे दो और 15,000 मोहरें तुम्हारे पास से दे दो। फिर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें भालू की गर्दन पकड़वा देता हूं। मन हो जब तक यहां थूथ रगड़ कर मोहरें हगवाते रहना। व्यापारी के पास कुल 15,000 मोहरें थीं और उसने खुशी खुशी दे दी। सोचा, अब तो भालू उसी का हो जाएगा, गाड़ी भर के मोहरें हगवा लूंगा। फिर होशियार ने भी अपने वादे के मुताबिक उसे भालू की गर्दन पकड़वा दी और मुक्ति की सांस लेते हुए अपने घोड़े पर सुगंधी के साथ रवाना हो गया। व्यापारी भालू की थूथ को रगड़ने लगा। 1 बार, 2 बार, बार बार, पर वह मोहरे नहीं हग रहा था। अब व्यापारी के मन में आशंका घिरने लगी, कहीं वह मुझे ठग तो नहीं गया। व्यापारी बार बार थूथ रगड़े, पर भालू एक मोहर भी ना हगे। सोने की तो छोड़ो, वह कथीर की भी नहीं हगे। वह तो भूखा था और कीड़े मकोड़े खा रहा था। पेट भरा होता तो मोहरे ना सही, कुछ ना कुछ तो हकता ही। व्यापारी को समझ तो आ गया था, पर अब भालू को छोड़े तो भालू उसे फाड़ खाए। लेकिन फिर करता भी क्या, जान बचानी थी, इसलिए रात भर भालू से जूझता रहा। उधर रात भर में मन और मोहन ने सेठ को समझा लिया कि सुबह होते ही होशियार को ढूंढने चलना है। सेठ के कस्बे की सुगंधी की माँ और मिठाई वाला, वे भी सेठ के साथ चलने को राजी हो गए। सुगंधी की माँ ने जिधर उसके भागने का बताया था, उधर ही लोग चल पड़े थे। आगे चलकर उन्हें धोबी मिला। वह पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। सेठ ने पूछा, क्यों रो रहे हो। धोबी ने रोते हुए बताया, क्या बताऊं सेठ जी, मैं एक मुसाफिर की बात से ठगा गया।
वह अपनी पत्नी और घोड़े को मिठाई खिला रहा था। मुझे भी खिलाई। जब मैंने पूछा, कहाँ से लाए हो इतनी स्वादिष्ट मिठाई, तो बोला, पहाड़ी के उस पार पेड़ से। मेरे मन में लालच आया। मैं मिठाई लेने गया। वहां ऐसा कोई पेड़ नहीं था। मुझे वहीं समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। मैं दौड़ता भागता आया, लेकिन तब तक वह राजा रानी और राजकुमारी के कपड़े लेकर चंपत हो गया। अब कैसे जाऊं? राजा मुझे जाने क्या दंड देंगे। आगे की कहानी जानने के लिए देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कहानी को पूरा सुनें और उसका आनंद लें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।